हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक दल के प्रभुत्व के दौर को पढ़ा था, जिसमें कांग्रेस के बारे में हमने पढ़ा था, सोशलिस्ट पार्टी, फिर भारतीय जनसंघ पार्टी, फिर कम्युनिस्ट पार्टी और स्वतंत्र पार्टी। मतलब 4 पार्टियों के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कांग्रेस का किस प्रकार प्रभुत्व कायम रहा, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। तो इसमें हम देखेंगे कि उसकी क्या प्रकृति थी। तो दिखेगा चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी। सर्वप्रथम अभी हम जो देखते हैं कांग्रेस का कि हाथ का पंजा है, तो उस समय उन दिनों शुरुआत में उनके चिन्ह थे 2 बैलों की जोड़ी। उस समय उनका चिन्ह था, ये चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा है। कहा गया कि भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी का हमेशा प्रभुत्व रहा है कुछ टाइम तक। लेकिन भारत में आपको पता है कि बहुदलीय पार्टी है, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ रीजनों से, एक जैसे इस समय करंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं बीजेपी का, कि बीजेपी देखिए बहुदलीय पार्टी भारत में होने के बावजूद भी बीजेपी क्या कर रही है, 2 बार से सत्ता में आ रही है। उसी तरीके से उस समय कांग्रेस भी इसी तरह सत्ता में आ रही थी। इसलिए इसमें यह है कि एक पार्टी का प्रभुत्व। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि विश्व के अनेक देश में हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के अनेक उदाहरण मिलेंगे। विश्व में कई देश हैं जहाँ पे एक ही पार्टी है, बहुदलीय पार्टी नहीं है, एक पार्टी। जैसे मान लीजिए चाइना वगैरह है ना, अमेरिका है, कई जगह सिर्फ एक ही पार्टी है, क्योंकि उनके संविधान में ये मेंशन है कि एक ही पार्टी होगी। और हमारे संविधान में है मेंशन कि बहुदलीय पार्टी है। तो जैसा कि आपको अभी बताया कि बहुदलीय पार्टी भारत में है, और मैंने शायद मिस्टेक से बोल दिया कि अमेरिका में एक पार्टी है। एक पार्टी उसके संविधान में, वहाँ 2 पार्टी है। ठीक है ना। जिसमें यहाँ पे दिया है अन्य देशों में भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व में अंतर है। अन्य देश में कहाँ कहाँ जो एक पार्टी उनके संविधान में लिखा है, चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी का प्रशासन है, एक पार्टी है। जहाँ हमने नाम लिया चीन का, क्यूबा का और सीरिया का, वहाँ के संविधान में सिर्फ एक पार्टी का प्रशासन है, एक पार्टी के ही बारे में है, एक ही पार्टी हमेशा प्रशासन में रहती है। जैसे देखिए यहाँ पे सीरिया का स्पेनिश का है, PRI का, कि PRI जो पार्टी है स्पेनिश में, जिसको PRI है, जिसको ये कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये एक ही पार्टी है। इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। और मेक्सिको में लगभग 8 सालों तक इसका क्या रहा, प्रशासन रहा। तो आपने देखा कि चीन में, क्यूबा में और सीरिया वगैरह देशों में एक पार्टी है। लेकिन भारत ही केवल एक अकेला देश नहीं जहाँ एक दलीय प्रभुत्व हो, मतलब एक दल का प्रभुत्व। हमारे दूसरे उदाहरण भी है एक दल के प्रभुत्व का। मतलब मैंने अभी बीजेपी से तुलना करके बताया, जिस तरह अभी करंट में हमारे यहाँ बीजेपी है कि पिछले ईयर्स भी, मतलब देखा जाए एक बार चुनाव हुआ तो उसमें भी 5 ईयर्स प्रशासन रहा, और नेक्स्ट में भी 2020 में अभी उसी का प्रशासन है। तो वो ये कह रहा है कि एक दल का प्रभुत्व, जिस प्रकार बीजेपी का प्रभुत्व क्या है, कायम है, उसी तरीके से उस समय कांग्रेस का था। और लेकिन अदर देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व क्या हो गया, अलग हो गया ना, क्योंकि वहां तो एक ही दल है। ठीक है, परंतु भारत में एक दलीय प्रभुता लोकतांत्रिक भावना की कीमत पर कायम नहीं हुई है। ठीक है ना। जबकि दूसरे देशों में ऐसा हुआ, मतलब लोकतंत्र में लिखा गया उनके संविधान में, इसलिए वो एक पार्टी स्थापित किया गया। दूसरे देशों में एक ही दल को शासन करने की अनुमति संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत दी गई है, जैसा कि अभी हमने बताया, जिसमें चीन, क्यूबा और सीरिया। म्यांमार, बेलारूस और मिस्र में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी एवं सैन्य उपायों के चलते ही कायम हुआ है। वहाँ पे भी मतलब यही कहा जा सकता है, कानूनी या मतलब संविधान के मार्फत से ही, मतलब वहाँ पे भी क्या है, एक दल पार्टी है, एक पार्टी का प्रभुत्व है। आगे, भारत में कांग्रेस की प्रभुता लोकतांत्रिक स्थिति में कायम हुई, जहां मुक्त व निष्पक्ष चुनाव हुए तथा दूसरी पार्टी का हारना भी तय था। ये कहा कि निष्पक्ष चुनाव हुआ, लेकिन कांग्रेस का शुरू से ही क्या था, दबदबा था, क्योंकि अभी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो सिर्फ ओनली कांग्रेस पार्टी ही थी। लेकिन जब आज़ादी हुआ, धीरे धीरे करके कई पार्टियां उसी कांग्रेस से ही अलग अलग होकर कई पार्टियां उभर के आई, तो उनका उस तरीके से पूरे भारत पे क्या था, दबदबा नहीं था, उस तरह लोग नहीं जानते थे। इसलिए कांग्रेस को क्या था, कहा जाता है कि विरासत में मिली, स्वतंत्रता संग्राम में विरासत में मिली हुई ये पार्टी थी, जिसके वजह से प्रभुत्व कायम रहा।
अब हम आते हैं गुटों में तालमेल और सहनशीलता, मतलब किस प्रकार कांग्रेस अपना प्रभुत्व कायम की रहती थी, गुटों में तालमेल बना के, सहनशीलता, कुछ बातों को एक्सेप्ट करके। देखिए कांग्रेस पार्टी को इतना भारी बहुमत क्यों मिला, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे क्वेश्चन के तरीके से और ऊपर वाला हेडिंग के तरीके से, कि भाई क्यों क्यों ऐसा था कि भारी बहुमत से कांग्रेस ही जीतती थी। तो उसमें उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग है कि गुटों में वो क्या करती थी, हमेशा तालमेल बना लेती थी, सहनशीलता भी था, कोई बाई कोई कुछ कह भी देता था तो उसको किस तरीके से हैंडल करना था ये कांग्रेस को भली भांति आता था। ऐसा पहला पॉइंट देखेंगे, एकमात्र ऐसी पार्टी जिसका संगठन पूरे देश से था, जैसा कि मैंने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के समय ही ये पूरे भारत पे क्या हुई थी, छाई हुई पार्टी थी। दूसरा है आज़ादी की विरासत से हासिल हुई थी, ये भी आपने सुना। अब देखें यहाँ पे लिखा A.O. ह्यूम, मतलब इन्होंने क्या किया था, 1885 ईस्वी में ये पार्टी का स्थापना हुई थी। तो ये वन वर्ड में पूछा भी जाता है कि इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो A.O. ह्यूम ने की थी कांग्रेस पार्टी की। बाद में चल के इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी का नाम फिर हुआ, पहले कांग्रेस पार्टी थी। तो 1885 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है नेहरू जी जैसे प्रसिद्ध नेता इस पार्टी में शामिल थे, काफ़ी फेमस थे ये पहले से ही। बाकी पार्टियां कांग्रेस से ही निकली हुई थी, जैसा कि मैंने अभी पीछे में बताया भी कि कांग्रेस से ही अदर पार्टियां भी निकल कर आई थी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती थी, जैसे वो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, वामपंथ, दक्षिणपंथी, या नरम दल के लीडर हो, गरम दल के लीडर हो, मजदूर हो, किसान हो, उद्योगपति, मतलब एक तरह से कहा जाए पूरे भारत में जिस तरीके के लोग थे, मतलब है ना, उन सभी का एक समूह था इनके पास और सभी की बातें ये सुनती भी थी, इसलिए भी इसका वर्चस्व क्या था, कायम था। कांग्रेस में विभिन्न वर्गों में होते हुए विवादों को सुलझा लेती थी, चाहे वो किसी वर्ग के विवाद हो, उन विवादों को सुलझाने में वो काफ़ी क्या था, एक्टिव थी, हर कोई भी विवाद हो उसको सुलझा लेती थी। अब आते हैं विपक्षी पार्टियों का उद्भव, कि विपक्षी पार्टियों का किस प्रकार उद्भव हुआ, क्योंकि पहले तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, फिर उनका किस प्रकार ये विपक्षी पार्टियां भी आईं। देखिए पहले चुनाव से पहले कुछ विपक्षी पार्टियों का निर्माण हो चुका था, मतलब चुनाव जब हुए थे उसके पहले भी कुछ विपक्षी पार्टी आए थे, है ना, जैसे हमने देखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह। इन पार्टियों को ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। मतलब कहा जाता है कि लोकतंत्र, क्योंकि कोई भी पार्टी बने लेकिन सब पार्टी यही चाहती थी कि लोकतंत्र कायम रहे, तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लोकसभा तथा राज्यसभा में इन पार्टियों को कम सीटें मिली। लोकसभा और राज्यसभा में इन पार्टियों को कम सीटें मिली थी जो विपक्षी पार्टियां थीं। विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की, कई बार कुछ कमियां जो रह गई उनकी आलोचना की विपक्षी पार्टियों ने, लेकिन शुरुआती वर्षों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के मन में सम्मान था। भाई किसके प्रति सम्मान था, तो लोकतंत्र के प्रति, चाहे वो विपक्षी दल का लीडर हो चाहे वो कांग्रेस का हो, लोकतंत्र के प्रति सब में क्या थी, सम्मान था, मतलब सब कोई लोकतंत्र कायम करना चाहता। अब आते हैं अंतरिम सरकार, जैसा कि मैंने बताया था कि नेहरू जी की अंतरिम सरकार बनी थी आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद। तो लिखा अम्बेडकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे अंतरिम सरकार में। अम्बेडकर जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, सब एक में शामिल थे। नेहरू जी ने भी JP नारायण जैसे समाजवादियों को सरकार में शामिल होने का मौका दिया। कहने का मतलब यह है कि अंतरिम सरकार में भी जो लोग विपक्षी पार्टी से भी थे उनको भी कुछ न कुछ पदों पे क्या हुआ था, अधिकार थे, और कुछ न कुछ पदों पे वो लोग भी क्या थे, कायम थे। तो इसलिए एकता के सूत्र में दूसरे क्षेत्र के भी पार्टी के लोग उसमें काम करते थे उस समय। तो आपका ये पॉइंट यहीं ख़त्म होता है और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है। आप 2-3 बार देखोगे वीडियो या नोट्स को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा।